नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र के अंतर्गत मर्टन के द्वारा दिए गए प्रकार्यवाद के संबंध में। रॉबर्ट मर्टन ने मानव शास्त्र में विकसित प्रकार्यवाद का आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। उनका मानना था कि यदि समाजशास्त्र में हमें प्रकार्यवादी सिद्धांत को मजबूत बनाना है तो समाजशास्त्र से इस क्षेत्र में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ज्ञान की प्रकृति संचयी होती है और इसी तरह किसी भी विज्ञान का आधार जो है वह भी संचयी होना चाहिए। कुछ ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने मेलिनोव्स्की और रैडक्लिफ ब्राउन के द्वारा विकसित प्रकार्यवाद का बहुत गहरा अध्ययन किया। इस अध्ययन के द्वारा उन्होंने उनके अध्ययन के सार स्वरूप को 3 अभिधारणाओं के रूप में प्रस्तुत किया है। यह अभिधारणाएं तात्विक रूप में 3 तथ्यों को हमारे सामने रखती है। पहला यह कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसी मानक सामाजिक या सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को सांस्कृतिक एकता प्रदान करती है। दूसरा यह कि ये सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथ्य कुछ समाजशास्त्रीय प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं। और तीसरा कि समाज में कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इनके अभाव में समाज की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। रॉबर्ट मर्टन वास्तव में प्रकार्यवादी सिद्धांत को इस तरह विकसित करना चाहते थे कि उसे संसार के किसी भी समाज पर समान रूप से लागू किया जा सके। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने मानवशास्त्रीय प्रकार्यवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक निरीक्षण किया है। वे रैडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोव्स्की पर कोई आक्षेप नहीं लगाते। वे तो चाहते थे कि इन मानवशास्त्रियों की जो भी रचनात्मक अभिधारणाएं हैं उनके अभावों को दूर किया जाए और ऐसा बृहद समाजशास्त्रीय प्रकार्यवादी सिद्धांत बनाया जाए जो सभी समाजों पर लागू हो सके। मानवशास्त्रीय प्रकार्यवाद में जो भी दोष थे उनका निराकरण अपने हिसाब से मर्टन ने किया है। अपनी तरह के कुछ नए मुद्दों को जोड़ा है और इसके परिणाम स्वरूप जो प्रकार्यवादी सिद्धांत मर्टन ने बनाया है उसे एक प्राकल्पना के रूप में पैराडिम या मॉडल के रूप में रखते हैं। रॉबर्ट मर्टन एक कट्टर आनुभविकवादी थे। मर्टन पार्सन्स के विद्यार्थी रहे हैं, फिर भी वे अपने गुरु की बौद्धिक आलोचना करने से पीछे नहीं रहते थे। उन्होंने पार्सन्स की प्रकार्यवादी मीमांसा को स्वीकार नहीं किया। इन दोनों में एक बहुत बड़ा बुनियादी अंतर यही है। पार्सन्स का मानना था कि एक ऐसे वृहद प्रकार्यात्मक सिद्धांत को बनाया जा सकता है जो अपने विस्तार में समाज के सभी पहलुओं को अपनी पकड़ में ले ले, जबकि पार्सन्स के सिद्धांत निर्माण की यह मीमांसा मर्टन को पसंद नहीं आती थी। संपूर्ण व्यवस्था के समाजशास्त्रीय सिद्धांत के स्तर पर भी अभी समाजशास्त्र नहीं पहुंचा है। इसी कारण मर्टन का कहना था कि हमें आनुभविक तथ्यों को अधिक से अधिक एकत्र करना चाहिए। हमें आनुभविक तथ्यों के आधार पर सर्वप्रथम मध्य स्तरीय सिद्धांत या मिडिल रेंज थ्योरीज बनानी चाहिए, क्योंकि मध्य स्तरीय सिद्धांत अधिक गहनता लिए होते हैं। उनका निर्माण निम्न अमूर्तीकरणों या लॉ एब्स्ट्रैक्शन से होता है, इसलिए वे ज़मीन से जुड़े होते हैं। क्योंकि मर्टन अपने अनुसंधान में अनुभविक हैं, इसलिए जब वे सिद्धांत की परिभाषा देते हैं तो यह दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि सिद्धांत तार्किक रूप से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं जिनका उद्गम अनुभविक समरूपता से होता है। इसलिए सिद्धांत की सही कसौटी अनुभविकता ही है। समाजशास्त्र में मध्य स्तरीय सिद्धांत का निर्माण मुख्य रूप से अनुभविक अनुसंधान के मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। मध्य स्तरीय सिद्धांत वह हैं जो सामान्य अनुभविक प्राकल्पनाओं और वृहद और भव्य सिद्धांत के बीच में होता है। इसमें निश्चित रूप से अमूर्तीकरण होता है, लेकिन यह अमूर्तीकरण अनुभविक तथ्य सामग्री से प्रत्यक्ष और सीधा जुड़ा होता है। यह अवश्य है कि मध्य स्तरीय सिद्धांत का विस्तार बहुत सीमित होता है। मर्टन का
संदर्भ समूह सिद्धांत या रेफरेंस ग्रुप थ्योरी, या होमन्स का विनिमय सिद्धांत एक्सचेंज थ्योरी, या हमारे देश में जातियों का स्तरीकरण, जातियों में गतिशीलता, शहरों में गंदी बस्तियाँ आदि मध्य स्तरीय सिद्धांत के ही उदाहरण हैं। मध्य स्तरीय सिद्धांत के निर्माण में मर्टन ने प्रकार्यात्मक सिद्धांत को विकसित किया है। जब वे रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की द्वारा दी गई मानवशास्त्रीय अभिधारणाओं को, जो कि एक प्रकार की प्राकल्पनाएं या उपकल्पनाएं हैं, देते हैं, तो इसके पीछे उनका आनुभविक अनुभव होता है। इसी कारण मर्टन के प्रकार्यवाद को हम आनुभविक प्रकार्यवाद के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में प्रकार्यात्मक सिद्धांत का निर्माण जिस प्रकार मर्टन ने किया है, वह एक प्रकार का सैद्धांतिक संहिताकरण या कोडिफिकेशन है, जिसमें वो रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की और पार्सन से जो कुछ ले सकते हैं वह लेते हैं। इन सबको वो एक व्यवस्थित श्रेणी या संहिता में रखते हैं और यही उनका प्रकार्यात्मक विश्लेषण का सिद्धांत है। सबसे पहले वे प्रकार्य पद की समीक्षा करते हैं और सलाह देते हैं कि इस पद के मनमाने प्रयोग को छोड़कर विशिष्ट अर्थ में ही काम में लेना चाहिए। प्रकार्य पद का विशिष्ट अर्थ गणित के चर से जुड़ा है और इसका अर्थ व्यवस्था के एक भाग का संबंध अन्य भागों और संपूर्ण व्यवस्था से होता है। इसके बाद वे प्रकार्यात्मक विश्लेषण को वैचारिकी के स्तर पर देखते हैं। प्रकार्यात्मक विश्लेषण अपने आप में बहुत जटिल है। इसके परस्पर विरोधी स्वरूप होते हैं। प्रकार्यात्मक सिद्धांत जब से उत्पन्न हुआ है, उस पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। विचारधारा के स्तर पर यह कहा जाता है कि प्रकार्यवाद सिद्धांत नहीं होकर एक निश्चित विचारधारा का पोषक है। इसे एक दकियानूसी या रूढ़िगत विचार कहा जाता है। कुछ विचारक तो प्रकार्यवादी सिद्धांत को प्रतिक्रियावादी सिद्धांत भी कहते हैं। इन आरोपों का बहुत बड़ा आधार यह है कि प्रतिक्रियावादी सिद्धांत में किसी तरह की गतिशीलता नहीं रहती है। इसकी रुचि समाज को उसी अवस्था में बनाए रखने की है जिस अवस्था में वह है। बस व्यवस्था टूटे नहीं, यही इस सिद्धांत का लक्ष्य है। प्रकार्यात्मक सिद्धांत के निष्क्रिय होने के कारण समाज की यथास्थिति बनी रहती है। आज का समाज वर्ग समाज है। इस समाज में पूंजीपतियों, उद्यमियों, आर्थिक और राजनीतिक अभिजनों का उच्च स्थान होता है। इसी समाज के अंतिम छोर पर निम्न वर्ग और दलित भी हो रहते हैं। यदि प्रकार्यवादी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दलितों और गरीबों का कोई भविष्य नहीं है, उनकी यथास्थिति बनी रहेगी। इस सिद्धांत पर इन्हीं कारणों से यह आरोप लगाया जाता है कि समाज के उच्च वर्ग प्रकार्यवाद को बढ़ावा इसलिए देते हैं कि समाज में उनकी स्थिति यथावत बनी रहे। पूंजीपति एक माफिया गिरोह की तरह है, जिन्होंने प्रकार्यवादी सिद्धांत को प्रोत्साहित करने की साजिश कर रखी है। कुछ विचारक प्रकार्यात्मक विश्लेषण को क्रांतिकारी मानते हैं। यह आरोप रूढ़िवादी आरोप से बिल्कुल अलग है। इसी संदर्भ में लेपियर का कहना है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण अपने दृष्टिकोण में आलोचनात्मक है और अपने निर्णय में व्यावहारिक। यही दृष्टिकोण इस सिद्धांत को क्रांतिकारी बना देता है। प्रकार्यात्मक विश्लेषण को रूढ़िवादी समझा जाता है, वहीं दूसरी ओर उसे क्रांतिकारी भी माना जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह सिद्धांत न तो रूढ़िवादी है और न ही क्रांतिकारी। किसी भी सिद्धांत के साथ विचारधारा को जोड़ना तर्कसंगत नहीं होता। सिद्धांत तो सिद्धांत होता है, उसमें एक तरह का विज्ञान होता है, तर्क होता है, आगमन और निगमन होता है। फिर ऐसे सिद्धांत को किसी राजनीतिक या आर्थिक विचारधारा के साथ जोड़ना सिद्धांत के साथ अन्याय है। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में बात करेंगे।